हेलो स्टूडेंट, हम लोग 12th क्लास का चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यानी आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी उसके बारे में अपने को यहाँ पढ़ना है। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये अपने को बेटा आज डिस्कशन करना है। देखना है कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी। देखो, आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर फोटोन किसी भी मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट होता है, जैसे मेटल की सरफेस है बेटा, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ये फोटोन कोई भी आता है और वो सरफेस पर इंसिडेंट होता है, तो ये फोटोन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। आइंस्टाइन ने सिंपल सा कहा, अगर फोटोन किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो अपनी एनर्जी सरफेस के किसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेता है और उस एनर्जी को लेकर ये यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब ये एनर्जी दो कामों में यूज में आती है भाई, दो वर्क में यूज में आती है। कौन कौन से? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वर्क फंक्शन कहते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या करते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी उसके बाद जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सिंपल उन्होंने कहा कि जब भी फोटोन किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी वो सरफेस के किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस एनर्जी का यूज करके सबसे पहले बाहर निकलेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, सपोज करो जो फोटोन आया था वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया था। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आया, उसने इलेक्ट्रॉन को पूरी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी। अब इलेक्ट्रॉन ने वो एनर्जी ली और सबसे पहले वो क्या निकला, वहाँ से बाहर निकला। बाहर निकलने के लिए सपोज करो उसे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, यानी उसका जो वर्क फंक्शन था वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूज करके तो बाहर निकल जाएगा। रिमेनिंग कितनी बची, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची। और जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस समय हो सकती है तो केवल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो सकती है बेटा। तो इसलिए मैंने कहा कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट यहाँ पर हो जाती है। क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूँ, सपोज करो कि जो मेटल की सरफेस है उस पर जो फोटोन इंसिडेंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, और आप जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एच न्यू होती है। अच्छा, जो वर्क फंक्शन है वो कितनी है, फाई नॉट है। और जो मैक्सिमम स्पीड है इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की वो आपकी वी मैक्सिमा है। तो मैं कहूँगा दैट एनर्जी ऑफ फोटोन ई शुड बी इक्वल टू फाई नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी मैं लिख देता हूँ आपके सामने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ई इक्वल टू क्या हो गया, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा के इक्वल हो गया। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें तो एनर्जी ऑफ फोटोन बेटा एच न्यू होती है। तो एच न्यू इक्वल टू क्या आएगा, फाई नॉट, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है। मैक्सिमम है तो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा, इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू हो गया, इक्वल टू फाई नॉट। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा अगर अपन लोग यहाँ बात करें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा निकालने के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ रखा है बेटा, और वी मैक्सिमा कर देंगे क्योंकि मैक्सिमम स्पीड है। तो क्या होगा, एच क्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर। क्लियर? आप चाहें तो हम इसको भी आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कह देते हैं। अब इसके क्या कई सारे फॉर्म में यहाँ पर देखूंगा। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ, यदि सपोज करो कि ये जो मुझे सरफेस दे रखी थी उस पर जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उस फोटोन की एनर्जी केवल वर्क फंक्शन के इक्वल ही है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताया था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सपोज करें हमको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और जो फोटोन यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है ना, और फोटोन की एनर्जी भी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। तो फोटोन क्या करेगा, अपनी पूरी की पूरी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको दे देगा।
ये तो करेगा, जो पूरी की पूरी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है उसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। इलेक्ट्रॉन पूरी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को ले लेगा और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही बाहर जाएगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बचेगी नहीं भाई, रिमेनिंग एनर्जी जीरो हो जाएगी ना। 10 ही थी उसके बाद, उसका वर्क फंक्शन भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूज करके बाहर तो आ गया, लेकिन बाहर आके फिर चलने की हिम्मत नहीं रहेगी क्योंकि उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं बचेगी, एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई न्यू नॉट के इक्वल हो, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ जाएगा, लेकिन जो वी मैक्सिमा उसका होगा ना वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको जरा यहाँ रखते हैं, देखिए आप, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, तो आपका क्या आएगा, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस जीरो। ई इक्वल टू सॉरी अपन लोग क्या है, अपने को क्या करना है भाई, एच न्यू इक्वल टू फाइव नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये एच न्यू की जगह कितनी वैल्यू है, एच न्यू नॉट, तो यानी एच न्यू नॉट हो गया भाई, न्यू की जगह न्यू नॉट रखना है आपने को, बराबर फाइव नॉट प्लस जीरो। पहले मैं फाइव नॉट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैंने क्या किया कि आपको डायरेक्टली इक्वेशन लिख के बता दी थी, ओके। तो देखो न्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, न्यू नॉट के, तो एच न्यू नॉट इक्वल टू फाइव नॉट प्लस जीरो। तो यहाँ मेरे पास फाइव नॉट की वैल्यू आ गई, फाइव नॉट की वैल्यू कितनी है, एच न्यू नॉट है। इस वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर। इसको भी हम क्या बोलेंगे, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। भाई आपने सबसे पहले आपने ये कहा कि अगर सपोज करो कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो उस कंडीशन में इसकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए, वो हमने यहाँ देख लिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर तो आ जाएगा, लेकिन बाहर आने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। हमने न्यू की जगह न्यू नॉट पुटअप किया, हमने देखा भैया वी मैक्सिमा की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर जीरो आ रही है। भाई हमने देखा कि वी मैक्सिमा की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो हमने देखा एच न्यू नॉट इक्वल टू फाइव नॉट प्लस जीरो हो जाएगा। तो देखो हमने ये देखा भाई फाइव नॉट की वैल्यू हम पे एच न्यू नॉट आ गई, हमने फाइव नॉट की वैल्यू यहाँ पुटअप की, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर। ओके, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखिए आप लिख सकते हैं हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। आप एच न्यू नॉट को ट्रांसफर करेंगे, माइनस का हो जाएगा ना, तो हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अच्छा आप इसको ये भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा अपॉन एच सी अपॉन लेमडा नॉट। यानी आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो आगे हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। आप जानते हैं न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है, तो हम लिख दिया हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, माइनस में कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन लेमडा नॉट। ओके बेटा। अच्छा अभी अभी आप लोगों ने देखा था, याद हो आपको अच्छी तरह से, कि भाई जब हमने इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी तो आपने कहा था कि भाई जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। यानी ई वी नॉट किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर। सिंपल सा बेटा, ई वी नॉट यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर। तो ये जो हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर लिखा हुआ है इसके आगे मैंने ई नॉट लिख दिया, ई वी नॉट लिख दिया, तो आएगा ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट आएगा बेटा। ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो आपसे यहाँ से वी नॉट निकालना चाहें तो आएगा एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। तो देखो वी नॉट का फॉर्मूला क्या आएगा, एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। अच्छा आप देख सकते हैं बेटा कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है भाई, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, याद होगा आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो यानी ये इक्वेशन कैसी है, स्ट्रेट लाइन की है। इसका मतलब अगर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में कर्व प्लॉट करूंगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है भैया, आप बोले सर ठीक है स्ट्रेट लाइन तो हो गया, लेकिन कर्व का स्लोप क्या होगा, आपने पढ़ा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, याद है ना आप लोगों को।
जो m होता है वो स्लोप ऑफ कर्व होता है। इस कंडीशन में यहाँ पर वो कितना है h/e है। यानी हम कहते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर हम लोग कर्व प्लॉट करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में प्लॉट किया गया कर्व एक स्ट्रेट लाइन होता है और जिसके स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है h/e के। देखें बेटा इस तरह का कर्व है। थीटा हो गया, ये जो इंटरसेक्शन इसने कट किया है वो हो गया। आप बात करेंगे स्लोप ऑफ कर्व की, इसको हम tan थीटा भी कहते हैं, ये होगा h/e। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में यदि हम लोग कर्व प्लॉट करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन कर्व होता है जिसका स्लोप किसके इक्वल हो जाता है h/e के इक्वल होता है। तो हम कहते हैं कर्व बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ दिस कर्व इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, बहुत सिंपल सा है। इस कर्व का जो स्लोप होता है वो आपका h/e के इक्वल हो जाता है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ही अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखना है। अब देखो हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। अगला टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, देखें समझें क्या है। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट on the basis of Einstein's photo इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यानी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेस पर आपको क्या करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करके बताना है। अब जिस इक्वेशन का मैं यूज करूंगा वो ये है, देखिए बेटा, हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर इजकल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। देखना यार अच्छी तरह से, बताइए क्या इस फॉर्मूला में कहीं पर भी इंटेंसिटी आ रही है क्या? नहीं आ रही। तो इसका मतलब हमारा कंसेप्ट ये निकला कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को चेंज भी कर देते हैं तब भी यहाँ काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता। दूसरा, आपको यहाँ न्यू दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। हम कहते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के चेंज होने पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अगला देखें, हम कहते हैं यदि सपोज करें कि न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज़्यादा हुई, इसका मतलब जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हुई, तो यानी न्यू इज मोर देन न्यू नॉट। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जो एच न्यू है वो एच न्यू नॉट से ग्रेटर वैल्यू का होगा, तो इनका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा। यानी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा है ना बेटा, वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हम सिंपल सा कह देते हैं कि भाई जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर हम सिंपल सा कहते हैं कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होता है वो पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव ये होना ये बताता है कि इससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल है, इससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है। दूसरा, हम कहते हैं यदि सपोज करो ऐसा हो कि भाई न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम हो, जब न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम होगी तो एच न्यू की वैल्यू बेटा एच न्यू नॉट से कम हो जाएगी, और जब एच न्यू की वैल्यू एच न्यू नॉट से कम होगी तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा है उसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो हम इमिशन की बात कर रहे थे
वो इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल नहीं है। याद रखें बेटा, हम सिंपल सा क्या कह रहे हैं, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हुई तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम कहते हैं उस कंडीशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा हो इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम हुई तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होती है। इसका मतलब इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल नहीं है, और यही बेटा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा हम कहते हैं आइंस्टाइन ने कहा था कि जब भी फोटोन किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो फोटोन के किसी भी सरफेस पर इंसिडेंट होने पर फोटोन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उस सरफेस के एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है और तुरंत ही वहाँ से सरफेस से बाहर चला जाता है। यानी सरफेस पर फोटोन के इंसिडेंट और सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इमिशन के बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं होता। विदिन 10⁻⁹ सेकेंड वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है। ठीक है बेटा, और यही प्रॉपर्टी क्या बताती है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक पार्टिकल फिनोमेना है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप केवल और केवल तब एक्सप्लेन कर सकते हैं जबकि लाइट को आप किसके फॉर्म में कंसीडर करेंगे, पार्टिकल को। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट की। डुअल नेचर ऑफ लाइट कह सकते हैं या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन कह सकते हैं। देखो, हम लाइट के कई सारे फिनोमेना की बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करें डिफ्रैक्शन की, आप बात करें पोलराइजेशन की। जैसे आपने डिफ्रैक्शन की बात की, आपने पोलराइजेशन की बात की। हम इसको एक्सप्लेन तब कर सकते हैं जब लाइट का नेचर कैसा मानूंगा मैं, वेव नेचर। यानी अगर मैं लाइट का वेव नेचर मानूंगा ना, तब तो मैं डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अभी अभी मैंने आपसे बात की कि हम किसकी बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप एक्सप्लेन तब कर सकते हैं जब लाइट का कैसा नेचर मानेंगे आप, पार्टिकल नेचर मानेंगे। इसका मतलब ये निकला कि भाई लाइट डिफ्रैक्शन को शो करती है और डिफ्रैक्शन को शो करना ये बताता है कि इसका नेचर कैसा होना चाहिए, इसका नेचर वेव नेचर होना चाहिए। लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करती है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करना ये बताता है कि इसका नेचर कैसा होना चाहिए, पार्टिकल नेचर होना चाहिए। यानी लाइट वेव नेचर के फिनोमेना को भी शो करती है और पार्टिकल नेचर के फिनोमेना को भी शो करती है। वेव नेचर को भी शो कर रही है, पार्टिकल नेचर को भी शो कर रही है। ये बताता है कि लाइट का या रेडिएशन का कैसा नेचर होता है बेटा, डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मीन्स क्या है, वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है, लेकिन एक टाइम पर उसका केवल एक ही बिहेवियर होता है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर या तो वो वेव की तरह बिहेव करेगी और किसी पर्टिकुलर टाइम पर या तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। इसे हम कहते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, या आप कह सकते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसी का यूज करके डी ब्रोगली ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि भाई नेचर के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट रेडिएशन और मैटर के लिए इक्वली अप्लाई होते हैं। जैसे वो रेडिएशन के लिए अप्लाई होते हैं वैसे ही वो मैटर के लिए भी अप्लाई होते हैं। इसका मतलब अगर रेडिएशन का डुअल नेचर होता है, रेडिएशन आपका पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को शो करता है, तो मैटर को भी डुअल नेचर शो करना चाहिए। उसका भी क्या होना चाहिए, वेव नेचर होना चाहिए और उसका भी पार्टिकल नेचर होना चाहिए। यानी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हम लोग यहाँ पढ़ेंगे बेटा। हाइपोथेसिस में क्लियरली ये बताया गया है कि भाई जिस तरह से हम कहते हैं रेडिएशन का या लाइट का डुअल नेचर होता है, उसी तरह से क्या होता है, हम लोग सिंपल कहते हैं पार्टिकल यानी मैटर का भी डुअल नेचर होता है। जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर, उसी कंसेप्ट का यूज करके उन्होंने कहा था कि भाई मैटर का भी क्या होता है, डुअल नेचर ही होता है। तो ज़रा देखिए समझिए,
डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इन्होंने कहा था कि भाई जिस तरह से रेडिएशन या लाइट का डुअल नेचर होता है, उसी तरह से क्या होता है, मैटर या पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है। उन्होंने कहा वेव रिमेन्स एसोसिएटेड विद ईच मूविंग पार्टिकल, यानी अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उससे वेव का एसोसिएशन होता है। तो पार्टिकल है तो पार्टिकल नेचर तो वैसे हो गया, और मूविंग पार्टिकल के साथ वेव का एसोसिएशन है तो यानी वेव नेचर की बात कर ली। तो उन्होंने कहा वेव रिमेन्स एसोसिएटेड विद ईच मूविंग पार्टिकल, और इस वेव को उन्होंने नाम दिया था भैया मैटर वेव। क्या नाम दिया था, मैटर वेव। इसके अलावा आप चाहें तो इसे प्रोबेबिलिटी वेव भी कह सकते हैं, या इसको डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। ओके, उन्होंने सिंपल सा कह दिया दैट वेव रिमेन्स एसोसिएटेड विद ईच मूविंग पार्टिकल विच इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, मैटर वेव कहते हैं, या इसको आप प्रोबेबिलिटी वेव भी कह सकते हैं, या इसको आप डी ब्रॉगली वेव भी कह सकते हैं। बहुत सिंपल सा उनका हाइपोथेसिस है। अब इसको अपने को क्या करना है, आगे एक्सप्लेनेशन देखना है कि भाई ये क्या होता है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बेटा मैंने आप लोगों से कहा था कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में डी ब्रॉगली ने ये कहा था कि भाई वेव रिमेन्स एसोसिएटेड विद ईच मूविंग पार्टिकल, दिस वेव इज नोन एज मैटर वेव, और यू कैन ऑल्सो से प्रोबेबिलिटी वेव, और यू कैन ऑल्सो से डी ब्रॉगली वेव। अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस मूविंग पार्टिकल की हम लोग बात कर रहे हैं उस मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम p है, तो उस कंडीशन में जो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव है वो हो जाती है h/p। रिपीट कर रहा हूँ, जिस मूविंग पार्टिकल की आप लोग बात कर रहे हैं उस मूविंग पार्टिकल का जो मोमेंटम है विच मीन लीनियर मोमेंटम वो p है, तो उस कंडीशन में आप लोग कह सकते हैं दैट वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव विल बी h/p। अगर मैं आपसे कहूँ कि पार्टिकल का मास m है और उसकी जो स्पीड है वो v है, यानी वेलोसिटी v है, तो उस कंडीशन में जो मोमेंटम है वो p = mv हो जाएगा। तो आप यहाँ फॉर्मूला चाहें तो h = mv भी पुटअप कर सकते हैं। तो हम सिंपल सा कहते हैं बेटा कि यानी जिस पार्टिकल की हम लोग बात करना चाह रहे हैं उसका मोमेंटम यदि p है तो उस कंडीशन में वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव हो जाता है h/p। अगर मैं कहूँ कि भाई पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी v है, तो उस कंडीशन में h = आपका जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगा, h/mv भी हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा मैं जरा आपको एक फॉर्मूला और याद दिलाता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे हम काइनेटिक एनर्जी को अगर हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करें तो उस कंडीशन में E का फॉर्मूला होता है ½ mv²। याद है भाई आप लोगों को सबको, ये आप सबने पढ़ा है। अब मैं क्या करता हूँ, या m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और m से ही डिवाइड कर देता हूँ। तो इस कंडीशन में E = मेरे पास आएगा m²v² आ जाएगा। अच्छा, m²v², इसको मैं p² कह सकता हूँ, तो यानी क्या आ जाएगा, p²/2m। आप p² फाइंड करना चाहते हैं तो p² = मेरे पास हो जाएगा 2me, और अगर आप p की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आ जाएगा √2me। ओके बेटा। तो यहाँ पर जैसे आपने लैम्डा h/p देखा है तो इसको आप लिख सकते हैं h/√2me। ये भी किसका फॉर्मूला है, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव का फॉर्मूला है। तो वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव का फॉर्मूला आप लोग चाहें तो h/p यूज कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो h/mv यूज कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो h/√2me भी यूज कर सकते हैं। दूसरा हम कहते हैं, देखो आपने जब इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला देखा तो इस वेवलेंथ के फॉर्मूले में आपको कहीं पर भी चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, स्मॉल q जैसा कोई भी टर्म आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये निकला कि इसके एसोसिएशन के लिए, मैटर वेव के एसोसिएशन के लिए चार्ज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये निकला कि मैटर वेव हर मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है, चाहे उसके ऊपर कोई चार्ज है चाहे उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यानी चाहे वो चार्ज पार्टिकल है चाहे वो अनचार्ज पार्टिकल है, मैटर वेव रिमेन्स एसोसिएटेड विद ईच मूविंग पार्टिकल। दूसरा, आप बोलो हाँ सर ये बात आपकी बात हमारी समझ में आई कि ईच मूविंग पार्टिकल के साथ मैटर वेव एसोसिएट होती है, लेकिन हमने कभी ट्रक के साथ तो ऐसा एसोसिएशन देखा नहीं, ना बस के साथ हमने देखा, वो तो कोई वेव प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं।
तो हम यहाँ से देखें बेटा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी आया है। एच आपने प्लैंक कांस्टेंट पढ़ा है 6.62 इंटू 10⁻34। अगर मैं आपसे कहूँ भाई किसी का मास 100 kg भी है और स्पीड इवनली 10 मीटर पर सेकंड भी है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो 1000 यहाँ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर 10⁻37 हो जाएगा। यानी हम कहते हैं कि भाई मैटर वेव सारे मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है, लेकिन अगर मैं आपको बात करूं हैवी पार्टिकल्स के लिए तो उनके लिए इसकी जो वैल्यू होती है वेवलेंथ की वो बहुत कम होती है, इतनी कम होती है उसको मेजर करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। और क्योंकि इसको मेजर करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसकी वेव प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। लेकिन अगर मैं आपसे लाइटर पार्टिकल की बात करूं, जैसे एटॉमिक पार्टिकल हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इनसे एसोसिएट जो मैटर वेव होती है उसकी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है। और क्योंकि एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है तो मेजरेबल होती है, उसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एसोसिएशन सबसे होता है, लेकिन हम जो बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, इनके लिए बात करेंगे क्योंकि इनके लिए वो किस ऑर्डर की होती है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है। अच्छा, दूसरा मैं आप लोगों से कहूँ, सुने आप लोग अच्छी तरह से और समझे अच्छी तरह से। एक क्वेश्चन आता है, क्या मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं? तो हम बोलते हैं कि मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोड्यूस होने के लिए बहुत एसेंशियल एक कंडीशन होती है। हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स से ही प्रोड्यूस होती है, यानी जो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वही क्या करते हैं, मैटर वेव को प्रोड्यूस करते हैं। कौन करते हैं? एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। अब अभी आप लोगों ने कहा, सॉरी बहुत जल्दबाजी में बोल गया मैं, जो मैटर वेव्स की बात नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओनली ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स ही होती हैं। कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैटर वेव्स की बात करें तो मैटर वेव्स के एसोसिएशन के लिए तो पार्टिकल का चार्ज होना रिक्वायर्ड ही नहीं है। इसका मतलब ये निकला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स केवल तब कब हो सकती थी, जबकि आपके पास एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हो। अच्छा, अब जैसे मैं बात करता हूँ मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल, और उनकी भी किसकी बात कर लेता हूँ मैं, वेवलेंथ की बात कर लेता हूँ। बेटा आप लोगों ने 11th हम लोग बात करें, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, जैसे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की जब आप बात करते हैं तो हम कहते हैं एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल होता है Q इंटू वी। Q क्या होता है? चार्ज ऑन दैट पार्टिकल, और V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल क्या होता है? Q इंटू वी होता है, यानी Q क्या हो जाता है? एनर्जी ऑफ दैट Q होता है चार्ज ऑन दैट पार्टिकल, और V क्या हो जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आपने जो पोटेंशियल अप्लाई किया है वो V है। रिपीट कर रहा हूँ, एनर्जी किसके इक्वल है? Q इंटू वी के। Q क्या है? चार्ज ऑन द पार्टिकल, और V क्या है? पोटेंशियल अप्लाइड, या आप पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात करना चाहें तो लेमडा यहाँ से क्या हो जाएगा? H अपॉन 2m/v। ठीक है, यानी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैटर वेव हमारे पास क्या हो जाएगा? H अपॉन √2m/v। ओके बेटा, तो आप चाहें तो मैटर वेव की वेवलेंथ का फॉर्मूला H अपॉन P यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो H अपॉन mv यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो H अपॉन √2m यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो H अपॉन √2m/v यूज कर सकते हैं। अब जरा हम अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन से जो मैटर वेव एसोसिएट होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। आप चाहें तो प्रोटॉन के लिए भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो ड्यूट्रॉन के लिए भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो अल्फा पार्टिकल के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ फॉर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो लैम्डा इक्वल टू आएगा H अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन V। ये आएगा ना, H अपॉन √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन V। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं H की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है भैया, √2 me कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रॉन का मास आप सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हो जाता है? 1.6 इंटू 10⁻19, और V इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम।
सॉल्व करने पर क्या आएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अगर आप लोग अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करें, चाहे आप CBSE बोर्ड की बात करें, चाहे आप RBSE बोर्ड की बात करें, चाहे आप और किसी बोर्ड की बात करें, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, जैसे 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से हम एक्सेलरेट करते हैं, तो 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करने पर हम कहते हैं कि भैया उससे एसोसिएट जो मैटर वेव होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो आप लिखेंगे 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। वी की जगह आप क्या लिख देंगे 100 रख देंगे और आप सॉल्यूशन कर लें। ये तो रहा फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे बात करूं फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए आएगा लैम्डा अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन V। तो H कितना दिया भैया 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन अंडर रूट 2। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27। चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19 और V। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 0.286 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही अगर आप ड्यूट्रॉन के लिए बात करते हैं तो ड्यूट्रॉन के लिए आ जाता है 0.202 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। और अगर आप अल्फा पार्टिकल के लिए आते हैं तो 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम हो जाता है। आपको ये दिमाग में रहनी चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता हूँ तो 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम हो जाता है। अगर मैं प्रोटॉन के लिए बात करता हूँ तो 0.286 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम हो जाता है। मैं ड्यूट्रॉन के लिए बात करूं तो 0.202 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम हो जाता है। और अगर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए बात करता हूं बेटा तो 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम हो जाता है। अब इस चैप्टर में केवल 2 टॉपिक अपने बचे हैं, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट और दूसरा बच जाता है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो वो दोनों टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। मैक्सिमम 20-25 मिनट्स की क्लास रिक्वायर्ड होगी, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके जितने भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं उन सब के वीडियो अपलोड करूंगा और एग्जाम्पल के वीडियो भी अपलोड करूंगा। फिलहाल क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं बेटा, बाय।